हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की वीडियो के अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि गाइज आज हमारे चैनल पर 8000 लोग जुड़ चुके हैं और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और गाइज मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। लेकिन आज की वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि गाइज आप हमारे चैनल पर कल आई हुई एक स्पेशल वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि गाइज वो वीडियो इंडिपेंडेंट रेसलिंग के सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि ऑल इन पेपर व्यू के रिव्यू का सेकंड वीडियो पार्ट है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे और अब आप फाइनली वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की, और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अंडरटेकर ने ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर क्या कहा, जानने वाले हैं कि क्या है टोनी खान ऑल एलीट रेसलिंग के एक रेसलर से गुस्सा, और ऑल एलीट रेसलिंग का और एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। और इसी के साथ साथ आज इस वीडियो में हम आर्न एंडरसन और डार्क ऑर्डर के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं डार्क ऑर्डर की। गाइज जब से ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी बनी है तब से हमें ऑल एलीट रेसलिंग में डार्क ऑर्डर दिखाई दे रही है, और अब तो हमें डार्क ऑर्डर के लीडर कौन है ये भी पता है, और वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रॉडी ली है। गाइज बहुत दिनों से सभी फैंस को लग रहा था कि डार्क ऑर्डर एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर डार्क ऑर्डर में बहुत सारे नए नए नाम जुड़ते हुए देखे हैं, और ब्रॉडी ली, स्टू ग्रेसन और इवी रोनो के साथ साथ डार्क ऑर्डर में प्रेस्टन वांस, क्रिस एंजल्स और गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर कोल्ट कैमेरा भी ज्वाइन हो चुके हैं। और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि हमें जल्द ही द रियल डार्क ऑर्डर देखने को मिल सकती है, जैसा कि ऑल एलीट रेसलिंग ने डार्क ऑर्डर को बनाने का सोचा था। और मुझे तो लगता है कि आगे चलकर डार्क ऑर्डर ऑल एलीट रेसलिंग को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाली है, और ये सच में देखना पड़ेगा कि आगे डार्क ऑर्डर के साथ क्या होता है और क्या डार्क ऑर्डर ऑल एलीट रेसलिंग की बहुत ही तगड़ी फैक्शन बनती है या फिर नहीं। और अगर यहाँ पर हम रिपोर्ट्स की माने तो गाइज यहाँ पर डार्क ऑर्डर बहुत ही तगड़ी फैक्शन बनने वाली है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज बात करते हैं आर्न एंडरसन की। गाइज आपने देखा होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग के 2019 के ऑल आउट पेपर व्यू में आर्न एंडरसन ने अपना ऑल एलीट रेसलिंग में डेब्यू किया था, और इसके बाद से हमें आर्न एंडरसन ऑल एलीट रेसलिंग में कोडी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आर्न एंडरसन ऑल एलीट रेसलिंग में एक ऑन स्क्रीन टैलेंट और एक बैकस्टेज प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर आर्न एंडरसन के कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स सामने आए हैं, और यहाँ पर आर्न एंडरसन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें ये बताते हैं कि गाइज आर्न एंडरसन ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और अब हमें काफी सालों तक आर्न एंडरसन ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में दिखाई देने वाले हैं। गाइज ये चीज ऑल एलीट रेसलिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूं कि गाइज WWE में जो विमेंस एवोल्यूशन हुआ है उसके पीछे आर्न एंडरसन का ही हाथ था, और यहाँ पर आर्न एंडरसन ने ही WWE की विमेंस डिवीजन को इतना तगड़ा बनाया है। तो गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में आर्न एंडरसन केनी ओमेगा के साथ मिलकर ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन को भी उतना बढ़िया बना पाते हैं या नहीं, जितना कि उन्होंने WWE की विमेंस डिवीजन को बनाया है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि कौन है वो एक और ऑल एलीट रेसलिंग रेसलर जो कि इंजर्ड हो चुका है। गाइज हमने डबल और नथिंग पेपर व्यू के एक हफ्ते पहले देखा था कि उस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स और ब्रिट बेकर ये दोनों ही बहुत सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, और डबल और नथिंग पेपर व्यू में रे फिनिक्स और ब्रिट बेकर इन दोनों को ही कार्ड पर से ऑल एलीट रेसलिंग ने निकाल दिया था, क्योंकि इन दोनों ही रेसलर की इंजरी बहुत ही सीरियस इंजरी है। लेकिन गाइज यहाँ पर रे फिनिक्स और ब्रिट बेकर के बाद ऑल एलीट रेसलिंग के एक और रेसलर इंजर्ड हो चुके हैं, और गाइज ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि क्रिस स्टैटलैंडर है। गाइज अगर आपने लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो देखा होगा तो फिर आपने देखा होगा कि लास्ट वीक वाली ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर ब्रिट बेकर ने रिंग के बाहर किप सेबेन पर एक डाइव लगाई थी, और इसके बाद पेनेलोपी फ्रॉड ने अपने हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर ये मैच जीत लिया था। पर गाइज वो डायनामाइट शो खत्म होने के बाद यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि गाइज जब क्रिस स्टैटलैंडर ने किप सेबेन पर एक डाइव लगाई थी तब क्रिस स्टैटलैंडर को बहुत ही बड़ी इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है, और ये इंजरी उनके राइट लेग के घुटने में है। गाइज आप अगर यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये इंजरी नॉर्मल इंजरी है, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिस स्टैटलैंडर को इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है वो इंजरी बहुत ही वर्स इंजरी है, और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर की पैर की एपियन नर्व टेयर हो चुकी है, जो कि ह्यूमन बॉडी के घुटने की मेन नर्व होती है। गाइज जब ब्रिट बेकर को इंजरी हुई थी तब यहाँ पर सभी लोग ब्रिट बेकर के लिए यही प्रे कर रहे थे कि ब्रिट बेकर की एपियन नर्व टेयर ना हुई हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गाइज यहाँ पर रेसलर को कम से कम 8 से 9 महीने तक एक्शन के बाहर रहना पड़ सकता है, और ब्रिट बेकर तो उस इंजरी से बच गई थी। लेकिन गाइज यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर उस इंजरी से नहीं बच पाई, और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने एक ट्वीट भी किया है जहाँ पर उन्होंने इस इंजरी के बारे में बात की है, और यही इसी ट्वीट में क्रिस स्टैटलैंडर ने हमें ये बताया है कि गाइज इंजर्ड होने के बावजूद भी क्रिस स्टैटलैंडर ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर होने वाली है, जैसा कि हाल फिलहाल में ब्रिट बेकर कर रही है। तो गाइज यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर की ये स्पिरिट देखकर अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर की ये इंजरी बहुत ही वर्स इंजरी है, और यहाँ पर अब क्रिस स्टैटलैंडर कम से कम 8 से 9 महीने तक इन रिंग एक्शन के बाहर रहने वाली है, और ये सच में बहुत ही सैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के पास बहुत
बहुत ही कम टैलेंटेड वीमेन है, जिनमें से एक क्रिस स्टैटलैंडर थी। लेकिन गाइस अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि अंडरटेकर ने ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में क्या कहा। गाइस मैंने आपको हमारे लास्ट अपडेट की वीडियो में कहा था कि हमें WWE नेटवर्क पर आने वाले अंडरटेकर के डॉक्यूमेंट्री के अगले पार्ट में हमें अंडरटेकर ऑल एलीट रेसलिंग और स्टारकास्ट के बारे में बात करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा ही हुआ है और इस डॉक्यूमेंट्री में अंडरटेकर ने स्टारकास्ट और ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में बातें की है। और यहाँ पर बात करते हुए अंडरटेकर ने कहा कि अंडरटेकर ने अपने पूरे करियर में अपना गिमिक जिया है और अब अंडरटेकर सऊदी अरेबिया में डीएस के साथ मैच खत्म करने के बाद अपने एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे और इसीलिए अंडरटेकर सभी फैंस से मिलने के लिए तैयार थे। और इसी बीच अंडरटेकर को स्टारकास्ट इवेंट के लिए बुक किया गया था, जहां पर अंडरटेकर पहली बार किसी नॉन WWE इवेंट में अपीयर होकर अपने फैंस को ऑटोग्राफ साइनिंग देने वाले थे। और यहाँ पर अंडरटेकर ने यह बताया कि जब यहाँ पर विंस मैकमैन को यह बात पता चली तब विंस मैकमैन ने अंडरटेकर की इस अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया और हमें अंडरटेकर स्टारकास्ट इवेंट में नहीं देखने को मिले। और ऐसा क्यों, इसका रीजन भी यहाँ इस डॉक्यूमेंट्री में अंडरटेकर ने बताया। और यहाँ अंडरटेकर का कहना यह था कि यहाँ पर एक और रेसलिंग कंपनी आई थी जिनके रेसलर भी वहाँ उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे और इस वजह से विंस मैकमैन को लग रहा था कि अंडरटेकर उन रेसलर के साथ बात करेंगे और क्या पता कि आगे चलकर अंडरटेकर उस कंपनी में जाए। इसी डर से विंस मैकमैन ने अंडरटेकर की उस अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अंडरटेकर ने अपनी तरफ से बात क्लियर करते हुए कहा कि अंडरटेकर WWE के साथ काफी दिनों से लॉयल रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी हो जाए अंडरटेकर WWE कंपनी को कभी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन यहाँ पर अंडरटेकर ने विंस मैकमैन को ये चीज नहीं बताई थी कि यहाँ पर अंडरटेकर एक अपीयरेंस के लिए जा रहे हैं और इसी वजह से इस इंसिडेंट के बाद विंस मैकमैन और अंडरटेकर के बीच में थोड़ी सी अनबन चली। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर विंस मैकमैन और अंडरटेकर के बीच में सभी चीजें सॉर्ट आउट हो गई और यहाँ पर अंडरटेकर दोबारा से अपने नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार थे। और यही सारी चीजें थी जो अंडरटेकर ने अपने इस डॉक्यूमेंट्री में बताई है कि उस साल स्टारकास्ट इवेंट के लिए क्या क्या हुआ था और क्यों अंडरटेकर की स्टारकास्ट इवेंट के लिए अपीयरेंस कैंसिल कर दी गई। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी मेन अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या है टोनी खान ऑल एलीट रेसलिंग के एक सुपरस्टार से नाराज। गाइस मैंने आपको ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए एक बहुत ही बड़ा मैच ऑफिशियल हो चुका है और नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स नेचुरल नाइटमेयर्स के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और यहाँ पर इसी चीज को प्रमोट करने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने एक ट्वीट किया था। लेकिन गाइस यहाँ पर इस ट्वीट पर एडम हैंगमैन पेज ने एक रिट्वीट किया और यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज ने लिखा कि उन्हें यहाँ पर लगता था कि टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नेक्स्ट कंटेंडर बेस्ट फ्रेंड्स है और उन्हें डायरेक्टली अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स फाइटर फेस्ट इवेंट में डिफेंड करनी है। लेकिन यहाँ पर अचानक से बीच में उन्हें अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स नेचुरल नाइटमेयर्स के अगेंस्ट डिफेंड करनी पड़ रही है, जबकि वो ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर भी नहीं है। और यहाँ इस चीज पर एडम हैंगमैन पेज बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन यहाँ पर टोनी खान ने एडम हैंगमैन पेज को रिप्लाई देते हुए ट्वीट किया और यहाँ पर टोनी खान ने लिखा कि तुम अपनी ऑल एलीट रेसलिंग टैग टीम चैंपियनशिप्स टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 2 की पोजीशन के टैग टीम के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हो। और ये इसलिए क्योंकि अभी तक नेचुरल नाइटमेयर्स अनडिफीटेड है और अगर यहाँ पर तुम जीते तो फिर यहाँ पर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस फाइटर फेस्ट में ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 टैग टीम यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स के अगेंस्ट अपने टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो फाइटर फेस्ट के बाद टैग टीम चैंपियन होने वाले हैं वो टैग टीम चैंपियन फाइटर फेस्ट के बाद अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स क्रिस जेरिको और सैमी गवेरा के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत सारे टैग टीम्स है। और यहाँ पर ये रिप्लाई देकर टोनी खान ने एडम हैंगमैन पेज को क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जब टोनी खान किसी को किसी चीज के लिए बुक करते हैं तो वहाँ पर उसे वो चीज करनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली इस चीज पर एडम हैंगमैन पेज का रिप्लाई आया और यहाँ पर रिप्लाई देते हुए एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि मेरे ट्वीट के रिप्लाईज बंद कर दो। गाइज आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन ट्विटर पर एक ऑप्शन होता है जिससे आप अपने ट्वीट के सभी रिप्लाई बंद कर सकते हैं और आपके ट्वीट पर कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पर यह ऑप्शन एडम हैंगमैन पेज ने एक्टिव कर दिया है क्योंकि यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज को टोनी खान का रिप्लाई पसंद नहीं आया, जबकि टोनी खान ने भी एडम हैंगमैन पेज से कहा कि उन्हें वही करना है जो टोनी खान कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर इसी तरीके से हमें ऑल एलीट रेसलिंग में टोनी खान और एडम हैंगमैन पेज के बीच में टेंशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होता है और क्या ये ट्वीट्स किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा है या फिर ये एकदम रियल चीज है। और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइज यहाँ पर ये चीज एकदम रियल चीज है, क्योंकि यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के सभी रेसलर्स को फ्रीडम है कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर किसी भी चीज को लेकर ट्वीट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग को लगता है कि यहाँ पर वो चीज उनके स्टोरी लाइन में बैठती है तो ही यहाँ पर किसी सुपरस्टार के सोशल मीडिया को ऑल एलीट रेसलिंग अपने स्टोरी लाइन में इस्तेमाल करती है, जिस वजह से मुझे तो लगता है कि ये चीज एकदम रियल है। और देखते हैं कि फ्यूचर में एडम हैंगमैन पेज और टोनी खान के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए इतनी ही अपडेट्स है और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?